नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में मोस्टली टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि आपके एमपीएसआई, पटवारी, व्यापम बहुत सारे एग्जाम लगातार आने वाले हैं। आपके हर एक एग्जाम के लिए साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, फिजिक्स में आपने हमारा जो टॉपिक चल रहा है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसका पहले वाला वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। अभी तक हमने कार्य, ऊर्जा, शक्ति में क्या क्या देखा, तो हमने कार्य देख लिया दोस्तों के कार्य क्या होता है। हमने देखा, मान लो कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है दिन भर, तो क्या वो काम कर रहा है? ना, साइंस की लैंग्वेज में कोई काम नहीं किया। तो याद रखना, काम क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा। तो आप बोल दोगे कि कार्य क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है तो वो कार्य हो जाएगा। कार्य धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने देखा था ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। मेरे अंदर मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा नहीं रहा भले ही, पढ़ा सकता हूँ, ये क्षमता है। तो आप कितना कार्य कर सकते हो। कोई बहता हुआ पानी कितनी बिजली बना सकता है, कोई भी पवन चक्की कितनी बिजली बना सकती है, दौड़ती हुई रेलगाड़ी किसी में कितनी जोर से टक्कर मार सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऊर्जा। मतलब कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा। और दोस्तों, मैंने ऊर्जा में आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। चलिए हम देखने वाले हैं। ये ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक ऊर्जा के बारे में हमने देख लिया था कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदलती है, स्थितिज गतिज में बदलती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो आज हम चालू करने वाले हैं अपना यहाँ से कि भैया ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब सीधा सीधा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा ना तो कभी नष्ट होती है, ना कभी उत्पन्न की जा सकती है। क्या बात कर रहे हो सर, फिर तो सरकार बोलती है ऊर्जा संकट है। ऊर्जा संकट इसीलिए है कि जिस रूप में हम ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं वो वाला रूप समाप्त होता जा रहा है। पेट्रोलियम, डीजल जितने भी हैं वो सब रूप समाप्त होते जा रहे हैं। नए नए रूपों का निर्माण होता जा रहा है, जिनका अभी तक हमने उपयोग नहीं सीखा है। अगर हम उनका उपयोग सीख लिए तो वो नए संसाधन बन जाएंगे। आज हम बिजली से गाड़ियाँ चलाने लगे हैं, पहले पेट्रोल या डीजल से चलती थी। अब धीरे धीरे बदलाव आने लगे हैं, क्योंकि समय की डिमांड रहती है बदलाव, और बदलाव जितने करते जाते हैं तो चीज़ें अपने आप नई नई निकलती जाती हैं। तो याद रखना, ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। मान लो कोई भी चीज़ है, इसका मतलब क्या है, मानो आपने क्या किया, कोई बांध बनाकर पानी रोक दिया। बांध बनाकर आपने क्या कर दिया दोस्त, पानी रोक दिया। ये बांध बना दिया, डैम बना दिया। अब यहां पर कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब आपने यहां से क्या करा, एक फाटक खोला, एक फाटक खोला। अब ये पानी बाहर जाएगा, यहां टरबाइन लगा दिया आपने। ये टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा, और यहां पर क्या बन जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो याद रखना, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा आगे चलकर किस में हो गई, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। मतलब ऊर्जा का कोई नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कोई समाप्त नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में वो बदलती रहती है। इतना क्लियर हो गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम और चीज़ देखने वाले हैं। चलिए, कुछ उपकरण देखने वाले हैं जो क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं। ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि भैया कौन सा उपकरण। आपने देखा होगा जनरेटर, देखा होगा जनरेटर। आपने घरों पर शादी ब्याह में देखे होंगे, दूल्हा निकल रहा है मस्त, रात के समय में लाइट चमचमा रही है, पीछे फट 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 जनरेटर चल रहा है। तो वो चल कैसे रहा है, यंत्र है वो, उसमें आपने मिट्टी का तेल डाला, डीजल डाला, तो वो जनरेटर क्या हो गया, चालू हो गया, और उससे विद्युत बनने लगी। मतलब यंत्र ने विद्युत बना दी। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो याद रखना, डायनेमो या जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब आपने देखा होगा खेतों पे मोटर, जो आपके खेतों पे मोटर रखी रहती है, जो कुएं से पानी खींचती है, वो विद्युत मोटर कहलाती है। अब आपने देखा होगा उसमें जैसी लाइट देते हो आप, भैया फेस चेंज कर दो, ये फेस लगा दो, डबल फेस की मोटर है, तो आपने उसमें फेस दिया, लाइट दी, लाइट से यंत्र चला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला और आपका पानी आना चालू हो गया। तो विद्युत मोटर क्या कर देती है, आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब आपसे नेक्स्ट क्या लिखा है, विद्युत हीटर। हीटर आप क्या करते हो, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल रहे हो। आप घरों पर आपने हीटर देखे होंगे, तो मम्मी क्या करती हैं, हीटर को चालू कर देती हैं,
हीटर तो सबने देखा है ना, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये हीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाती हैं ये चीज़ें। यहाँ पर क्या रहता है, ऐसा एक लगा रहता है, इस पर स्प्रिंग लगी रहती है ऐसे पूरा। अब मम्मी इस पर कोई भी चीज़ रख देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वायर कनेक्शन रहता है, तो विद्युत आ रही है इसमें, विद्युत ऊर्जा को ये क्या कर देता है, ऊष्मा में दूध गर्म कर लो, इस पर मही बना लो, जो मही की मेहंदी बना लो, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। और क्या है सर, हमने ये देख लिया। अब विद्युत सेल, आपने देखा होगा विद्युत सेल मतलब जो घड़ी में आपके सेल रहता है, अब वो सेल क्या है, रासायनों के द्वारा बनाया गया है, रसायन भरे हैं उसके अंदर, तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर देता है, जिससे आपका रेडियो चलने लगता है, जिससे आपकी लाइटें भी जला देते हो आप बैटरी की। तो याद रखना क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट आपने देखा होगा सौर सेल, सूरज की ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है सौर सेल। सूरज से आने वाली किरणों को क्या कर देगा, वो विद्युत में बदल देगा। आप घर पर लगा दो सौर सेल, तो वो क्या करेंगे, एक प्लेट टाइप की आती है, तो वो क्या करती है, सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है उसको ग्रहण कर लेती है, और आपके घर पे विद्युत का लाइट जल जाएगा, पंखा चल जाएगा, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो याद रखना, सोलर कुकर क्या कर देता है, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। खाना बनाने के लिए आपने सोलर कुकर देखा होगा, उसमें आप दाल कड़ी पनीर जो भी रखते हैं, तो वो क्या काम कर देता है, वो बिल्कुल सरल सा है, वो सौर ऊर्जा को, यहाँ पर सौर है सौर्य नहीं है, सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इतना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब हमने कार्य देख लिया, ऊर्जा देख लिया, अब हम देखने वाले हैं दोस्तों शक्ति के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं, शक्ति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति क्या है सर, पावर क्या होती है, पावर, शक्ति बोले तो पावर, शक्ति क्या है। अभी हमने कार्य देखा कि भैया बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, हमने ऊर्जा देखी कार्य करने की क्षमता, लेकिन वास्तव में आप कितना कार्य कर पा रहे हो ये आपकी शक्ति बताती है। कितने आप शक्तिशाली हो, 2 को मार सकते हो, 3 को मार रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो तो आपने कितनों को मारा। तो कार्य करने की दर, वास्तव में आप कितना कार्य कर पा रहे हो कितने समय में। तो याद रखना कार्य करने की दर, ये पेपर में सीधा पूछ लिया जाता है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। और जहां भी दर आ जाए, दर का मतलब है समय, दर का मतलब है समय, समय का मतलब क्या बोला सर आपने, समय मतलब है कि आप कितने समय में कितना कार्य कर रहे हो, कितने समय में आपसे कितना कार्य हो पा रहा है, ये होता है आपका दर। दर मतलब समय। तो याद रखना शक्ति मतलब आप कितना कार्य कर पा रहे हो कितने समय में। अब हम इसको समझते हैं, कैसे लिखें सर इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, P मतलब पावर, P मतलब हो जाएगा पावर। अब पावर मतलब क्या, आप कितना काम कर पा रहे हो, वर्क कितना कर पा रहे हो कितने समय में, टाइम में, ये हो जाएगा आपका वर्क, मतलब ये कार्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका समय। समझना एक एक चीज को, ये हो जाएगा आपका पावर, शक्ति। अब आप कितना कार्य कितने समय में कर पा रहे हो। अब यहाँ पर कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में, कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में, और आपके समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड ही क्या होता है दोस्तों, वॉट होता है। जूल प्रति सेकंड ही क्या कहलाता है, वॉट कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए शक्ति की इकाई क्या होती है, तो ऐसा ही यूनिट शक्ति की वॉट होती है। और वॉट किससे मिलकर बनता है, जूल प्रति सेकंड। वॉट किससे मिलकर बनता है, जूल प्रति सेकंड से मिलकर बनता है। इसलिए याद रखना, कार्य जो आप नॉर्मली कितने समय में कितना कार्य कर रहे हो, ये कौन बता रहा है, शक्ति बता रही है। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है, और जूल प्रति सेकंड के द्वारा भी इसे मापा जाता है। अब इसका सर पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसा फॉर्मूला बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर एक नए पेज पर हम देखने वाले हैं शक्ति। यहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है पावर का। अब ध्यान से सुनना, आपने अभी देखा P = W/T। अब मैं क्या W को ऐसे लिख सकता हूँ, हमने देखा था W मतलब कार्य, कार्य मतलब बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन F × S, S मतलब विस्थापन, F मतलब फोर्स।
बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है और इसमें कुछ ना कुछ समय लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो इसमें टाइम लग रहा है, इसमें कुछ ना कुछ समय लग रहा है। तो हमने ये देखा था कि सर जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन, अगर हम विस्थापन में कुछ परिवर्तन करते हैं, हमने देखा था विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अगर आप क्या कर रहे हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जा रहे हो, अगर आप विस्थापन में परिवर्तन कर रहे हो, एक निश्चित दिशा तय कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो यहां पर एक निश्चित समय में क्या कर रहे हैं, विस्थापन में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन दोनों की जगह समझना, अगर आपने प्रीवियस मेरे लेक्चर देखे हैं तो आपको तुरंत क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देते हैं, वेग कह देते हैं, और वेग को हम v से दर्शाते हैं। तो क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p बराबर f इंटू v, बिल्कुल लिख सकते हो आप। v मतलब वेलोसिटी, वेग। अब आपसे अगर पेपर में एक क्वेश्चन पूछ ले, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे कि किसी वस्तु पर किसी m द्रव्यमान, कोई भी द्रव्यमान मान लो, m द्रव्यमान की वस्तु पर, द्रव्यमान की वस्तु पर, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा। वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, न्यूटन का बल लगाकर उसे 10 मीटर पर सेकंड विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो बताइए कितना कार्य, मतलब यहां पर कितनी शक्ति है, तो किया जाता है, तो शक्ति ज्ञात कीजिए, शक्ति कितनी होगी। अब आपको यहां पर 50 न्यूटन का बल भी दे दिया है, एफ भी दे दिया है, आपको यहां पर विस्थापन भी दे दिया है, एस भी दे दिया है। अब आपसे पूछ लिया है उन्होंने कि शक्ति कितनी है, यहाँ पर पावर कितनी है, तो आपको फॉर्मूला पता है P बराबर F इंटू V। तो यस, फॉर्मूले में आप तुरंत रख सकते हो पेपर में कि सर P बराबर 50 न्यूटन का बल लग रहा है और 10 मीटर पर सेकंड से वो क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, P बराबर 500 वॉट हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इतना क्लियर हो गया। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कितने वॉट काम हो रहा है, यहाँ पर कितने वॉट शक्ति जनरेट हो रही है, तो आप बोल दोगे सर यहाँ पर 500 वॉट की बिजली जनरेट हो रही है, ये आपकी शक्ति है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपसे पूछ लेंगे शक्ति जब ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मली ज़्यादा अगर मात्रा में शक्ति हो रही है, तो हम उसे क्या कर देंगे, हॉर्स पावर में मापते हैं। किस में मापेंगे, शक्ति अगर अधिक हो रही है तो 1 हॉर्स पावर HP में मापते हैं, हॉर्स पावर में। 1 हॉर्स पावर मतलब कितना होता है, 746 वॉट होता है। ये भी आपको याद रखना। हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वॉट होता है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। तो शक्ति में इतना ही याद रखना है। आपसे पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा जा सकता है, या शक्ति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप बता पाओगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम और चीज़ें देखने वाले हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमें दाब पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है। यहाँ से पेपर में बहुत प्रश्न आते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं, और अक्सर हम गलत करके आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, सिलेक्शन लेना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। रामबाण किताब आपके पास रखी होगी, उसमें एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, नोट्स के रूप में काम कर रही है वो। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे मैं सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री भी देखते जाइए, फिजिक्स की भी देखते जाइए, बायोलॉजी भी देखते जाइए। जल्दी पंचायती राज आपके लिए आने वाला है, तो आप निश्चिंत रहिए, हर एक चीज़ आपके लिए दी जाएगी, सिर्फ पढ़ते रहिए आप। अब दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, समझना। दाब क्या है, प्रेशर क्या है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, दाब। इसका मतलब क्या है यार, देखो यहाँ आप देख रहे हो कोई क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। यहाँ पर आप बल लगा रहे हो किसी क्षेत्रफल पर, तो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, दाब क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। चलो मैं एक अलग जगह पे आपको फॉर्मूला पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं दाब के बारे में। यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं अभी हम देखेंगे, दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। एकांक क्षेत्रफल पर हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल,
लिख देता हूं मैं, आप भी लिख लेना सरल भाषा में। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो आप बोल दोगे सर दाब कहलाता है। अब इसका मतलब सीधा सीधा ये है, हमने अभी देखा कि भैया एक घर में अगर मान लो हम 4 बच्चे कर देते हैं तो क्या होगा, 1 लाख रुपए कितने में बढ़ जाएंगे? सीधी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप क्या करते हो, क्षेत्रफल बढ़ा देते हो, क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली चीज़ हम क्या कर देते हैं, अगर बढ़ा देते हैं, मान लो 1 लाख रुपए मैंने अभी आपको बताया है और एक घर में 2 बच्चे हैं तो 50-50 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। अगर यहीं पर मैं 4 बच्चे कर दूं तो 4 बच्चे कर देंगे तो 25-25 हज़ार, यहीं पर 5 बच्चे कर दूं तो कितने हो जाएंगे, ध्यान रखना 20-20 हज़ार। मतलब नीचे की संख्या जितनी ज़्यादा होती जाएगी वहां पर क्या होगा, उतना दाब कम होगा। तो सर यहाँ से पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं ये तो बताओ। चलो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब हम घर बनवाते हैं, घर बनवाते समय नींव चौड़ी क्यों की जाती है? ऑप्शन ए दाब कम करने के लिए, ऑप्शन ए बी बल कम करने के लिए, ऑप्शन सी कार्य कम करने के लिए, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो आप बोल दोगे सर दाब को कम करने के लिए, क्योंकि आपने क्या करा, मकान की नींव चौड़ी कर दी। नींव चौड़ी कर दी मतलब आपने उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो दाब कम लगेगा, एकदम से घर नीचे नहीं धस जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप चाकू कैसा लेना पसंद करोगे? आपने चाकू देखा होगा ना, चाकू, आप कैसा चक्कू लेना पसंद करोगे, हंसिया कैसा लेना पसंद करोगे जिससे आप चीजें काटते हो? तो आप बोलोगे सर पेना होना चाहिए। कुल्हाड़ी कैसी होनी चाहिए, धारदार होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल कम होना चाहिए। तो याद देना, चाकू, कुल्हाड़ी, इनमें क्या होना चाहिए आपका, इनमें क्षेत्रफल कम होना चाहिए। जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना दाब अधिक लगेगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना दाब अधिक लगेगा। आप जैसे ही रखोगे तुरंत के तुरंत आपका क्या हो जाएगा, सब्जी कट जाएगी। उंगली काटना है उंगली कट जाएगी, हाथ काटना है हाथ कट जाएगा, जो काटना है वो कट जाएगा। याद रखना, अगर धार तेज है, तेज मतलब क्षेत्रफल कम है, समझ गए? अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आया था कि आप कीचड़ में गिर गए हो। अब आप कीचड़, मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने कीचड़ में डला हुआ है, गिर गया है, अब वो धीरे धीरे अंदर धंसने वाला है, आप उसे क्या सलाह दोगे? तो आप बोलोगे कि सर हम उससे बोलेंगे कि ऐसा पूरा फैल के खड़ा हो जा, खड़ा मत हो, लेट जा। लेटेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो व्यक्ति धीरे धीरे नीचे जा पाएगा, दाब कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे सीधा खड़ा कर दिया, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, अंदर धंस जाएगा, वो जल्दी से अंदर चला जाएगा दाब। इसीलिए कभी भी कीचड़ वाली जगह पर आप ज़्यादा मोशन मत करना, सीधे फैल जाना, आप डले रहोगे आराम से। कीचड़ में आप जाओगे काय को, याद रखना कीचड़ में कौन जाता है, जाने दो जिसको जाता है। तो याद रखना आप तो कि भैया अगर आपका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो आपका दाब कम रहेगा, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा रहेगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अपन पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। क्या लिखा है यहाँ पर, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दाब कहते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो याद रखना मुख्यतः दाब को किसमें मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है, ब्लेज पास्कल के सम्मान में। तो दाब को किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के हिसाब से माप रहे हैं हम, और न्यूटन मतलब बल लगा रहे हैं यहाँ पर। तो कितना बल लगा रहे हैं, बल को हम न्यूटन में मापते हैं, मीटर में क्षेत्रफल को नापते हैं। तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कर दिया या हमने उसको पास्कल कर दिया। तो याद रखना है आपको, दाब को किसमें मापा जाता है, पास्कल में मापा जाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बटा एरिया, ये आप याद रख पाओगे क्योंकि मैंने अब आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि भाई क्यों पतली चीज़ें की जाती हैं जिनसे हमें कुछ काटना है, क्यों मोटी चीज़ से कुछ कटता नहीं है, या मोटी चीज़ जल्दी से दाब नहीं लगा पाती है। तो ये अब आपको क्लियर हो चुका है सारी चीज़ें। अब हम देखने वाले हैं, आपने सुना होगा वायुमंडलीय दाब। ये क्या होता है सर वायुमंडलीय दाब, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ये तो हम देख चुके हैं। वायुमंडलीय दाब क्या है, तो वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं और विभिन्न गैसें जब कोई दाब लगाती हैं तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा डाले गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे ऊपर भी प्रेशर है, आपने देखा होगा इंक है, जैसे ही आपने बॉल पेन आपने जेब में रखा, या आप जैसे ही बॉल पेन को जो वैसा रहता है ना इंक वाला, तो आपने उसको जेब में रखा और आप हवाई जहाज की यात्रा करने जाओगे तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इंक पूरी फैलकर आपके शर्ट पर फैल जाएगी।
आप देखे होंगे पर्वतारोही, आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो नाक से खून आने लगता है, प्रेशर कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है, तो आपके अंदर से ब्लड वेसल्स बाहर निकल आती हैं और खून निकलने लगता है। तो इतना याद रखना है, वायुमंडल में जो विभिन्न गैसें हैं वो भी बल लगा रही हैं आपस में, तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा सर? इससे बहुत कुछ हो जाएगा। अगर ये दाब ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया तो तेज़ तूफान आ सकते हैं, आंधियाँ चल सकती हैं, बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती हैं। तो इनको नापने के लिए एक यंत्र बनाया जिसे बोलते हैं बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? बार में मापा जाता है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। सबसे पहले वायुमंडलीय दाब देखा। वायुमंडलीय दाब को हम किस में मापते हैं? बार में। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। याद रखना, 10⁵ पास्कल में हमने देखा था दाब को किस में मापते हैं? दाब का मात्रक पास्कल। तो यहाँ पर कितना पास्कल होगा? एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। ये पूछ लिया जाता है आपसे। वायुमंडलीय दाब का मान समुद्री ताप पर 45 डिग्री अक्षांशों पर पारे के 76 सेंटीमीटर कॉलम के बराबर होता है। ये नॉर्मली फैक्ट है, ये फैक्ट मिला था मुझे, इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि भैया समुद्री तट पर, जो समुद्री तट है उसके ताप के अनुसार 45 डिग्री पर जो पारा रहता है वो कितना होगा? तो 76 सेंटीमीटर तक वो चढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात थी ये तो। अब दाब का मापन कैसे किया जाता है? मैनोमीटर के द्वारा दाब माप लेंगे हम। कोई भी तरल पदार्थ का दाब हो जाएगा बटे में बैरोमीटर। बैरोमीटर का दो बार लिख दिया यहाँ पर, एक बार लिखना। बैरोमीटर मतलब वायुमंडलीय दाब। तो हम कैसे किसी भी चीज़ के दाब का मापन करेंगे? उस पदार्थ का दाब ले लेंगे और वायुमंडलीय दाब ले लेंगे। उस पदार्थ का दाब और वायुमंडलीय दाब जब हम दोनों को निकाल देंगे, दोनों के अनुपात को निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग मौसम संबंधी पूर्वानुमान में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम देखते हैं बैरोमीटर के द्वारा, और इससे हमें पता चलता है कि भैया ये कितना मौसम में परिवर्तन होने वाला है, कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ तूफान आने वाला है। याद रखना, ये टॉरिसिली नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इस बैरोमीटर को बनाया था। ये फैक्ट याद रख लेना। यदि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम, ये देखो बैरोमीटर आपके सामने, इसका जो देखो पाठ्यक्रम है, जो लाइन है, अगर एकदम नीचे गिरता है, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम एकदम नीचे गिरता है, मतलब एकदम नीचे गिरा ये, तो आंधी आने की संभावना है। प्रेशर कम हो गया, एकदम से गिरा नीचे, मतलब आंधी आएगी, क्योंकि खाली स्थान को भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। तो जो जगह खाली हो गई, प्रेशर कम हो गया, उसको भरने के लिए एकदम तेज हवाएं आएंगी, वहां प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां तेज आंधी आने की संभावना। तो पेपर में प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। धीरे धीरे मतलब ठंडी हवाएं आ रही हैं, पानी लेकर आ रही हैं, बारिश करवाने वाली हैं वो हवाएं। तो वर्षा का संकेत है। जब भी बैरोमीटर धीमे 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 नीचे गिरता है तो बारिश रिमझिम आने वाली होती है, और एकदम से गिरता है तो आंधी आने वाली होती है। यदि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम धीरे से ऊपर उठते हैं, धीरे से ऊपर उठते हैं, तो मौसम साफ होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी प्रेशर बन चुका है। अब साफ मौसम हो जाएगा, ना हवाएं आएंगी ना हवाएं जाएंगी। तो याद रखना, यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो मौसम कैसे होने लगता है? साफ होने की संभावना है। और ऊंचाइयों पर या पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अभी तक हमने क्या देखा? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, वायुमंडलीय दाब, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही। आपको रामबाण किताब में मैंने चैप्टर के लास्ट में प्रश्न भी दिए हैं, और आगे चल के मैं क्या कराऊंगा? इनके प्रश्न भी कराऊंगा आपको। तो आपको तैयार रहना है। पहले पूरे टॉपिक हम कवर कर लेते हैं जो पेपर में आते हैं हमारे, उसके बाद में हर एक चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा चुंबक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। अच्छे से पढ़ते रहिए, रामबाण किताब को अपने पास में रखिए, तो आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। और जिसने भी अगर डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि बिना एप्लीकेशन के आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली, और चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। नोट्स बनाते चल रहे हो, बिल्कुल ईजी है। हर चीज सरल होती है जब हम उसे पढ़ लेते हैं। तो आपको सब समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।